Good morning, everyone. Welcome all. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ओके, सो आज का टीचिंग जो है मैं नहीं करने वाला हूँ। आज हम अब एक चीज सब कर रहे हैं कि सनमून सोल के जितने भी है स्टूडेंट्स जो है, अभी गुरु पूर्णिमा को जो हम करने वाले हैं ना, अभी प्रोफेशनली आगे बढ़ना है लोगों को। सीख तो बहुत कुछ लिया पर कुछ कर नहीं रहे लोग प्रोफेशनली। तो कुछ इंटरनल ब्लॉक क्या है वो सब चीजें तो हम करेंगे, बट एक प्लेटफॉर्म हम प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए कि दे कैन हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स तो लाइव में। सो आज के जो टीचर है वो है मोहिनी, से विल इंट्रोड्यूस। ओके, और ऐसे अलग अलग स्टूडेंट्स हमारे जो भी है पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर, और आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो सीखने को भी मिलेंगे। इट विल बी इंटरेक्टिव ऑल्सो, और सबको एक एक्सपीरियंस हो जाए। यू कैन बी अवेयर, एक्टिव, आस्क क्वेश्चंस, और एक अनुभव लो इसको। एंजॉय योर लाइफ। ओके, सो मोहिनी, इट्स ऑल योर्स, यू कैन स्टार्ट। Thank you, sir. Thank you so much. Hello everyone. Good morning. मेरा नाम मोहिनी है, मोहिनी सावला। मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट एंड फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर हूँ, जो मैं पास्ट 20-25 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं विपुल सर से पास्ट 3-4 सालों से जुड़ी हुई हूँ, सनमून सोल फैमिली से। आज सर की वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं वापस तुम सबको फर्स्ट एड के बारे में बता सकूं। एंड होपफुली ये मेरा मतलब आप सबको ये क्लास पसंद आएगा। मेरा ये फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है, मैंने हमेशा ऑफलाइन सिखाया है सबको, और मेरे ख्याल से मैं ये सेशन मैं वापस 1 साल के बाद दे रही हूँ। सो अगर मैं ज्यादातर हिंदी में बात करूंगी, हिंदी एंड इंग्लिश। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप मुझे पूछ लेना, और मैं चाहूंगी कि आज जो मैं पढ़ाऊं वो आप सब यहीं पे सीख के जाओ और अपने दिमाग में फिट करके जाओ। थैंक यू। सर, with your permission, Yes, we'll yes. start. Yes, you can continue. I am also in the audience today. But then too, I mean, you are my guru, so I need your All the blessings. best. All the best. Thank you. Divine blessings. हम 1 मिनट के लिए हम प्रेयर कर लेंगे। आप जिसको भी मानते हो उनको आप याद कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आप में से किस लोगों ने मतलब किन्होंने जाना है फर्स्ट एड क्या है, किसको क्या पता है फर्स्ट एड के बारे में? मैं चाहूंगी कि सबके वीडियोस ऑन रहे तो ये इंटरेक्शन होगा। ये सिर्फ ये थ्योरी क्लास नहीं है, मेरे को सवाल जवाब ये बहुत प्रैक्टिकल क्लास होगा। और मैं जितना मतलब सर का जो टारगेट है 30-45 मिनट्स में, मुझे ये पढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके उतना मैं पढ़ाऊं आप सबको। बट ये थोड़ा इंटरैक्ट क्लास है, तो आप प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखिए और मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करिए। क्या आप किसी को पता है फर्स्ट एड के बारे में? किसी ने सुना है व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड के बारे में पता है, जैसे हमारे घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स रहता है जिसके अंदर डेटॉल हो गया, कॉटन हो गया, कुछ कुछ बैंडेड, मतलब बेसिक चीजें रहती है, बस उतना ही पता है। वैसे वो कभी काम नहीं आया, बट उतना पता है। ओके, फर्स्ट एड मेरे हिसाब से जो आप स्टार्टिंग हेल्प किसी को दे सकते हैं, ताकि जो हॉस्पिटल के टाइम के ड्यूरेशन होता है उसमें वो हेल्प मिल जाए कि लाइफ सेविंग प्रोसेस हो जाए। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी। यस, फर्स्ट एड वही है कि जो पेशेंट मतलब यहाँ पे हम है ना, पर्सन को जो जख्मी पर्सन होता है उसको हम पेशेंट नहीं बोलते, कैजुअलिटी बोलते हैं। तो जो कैजुअलिटी रहता है उसको हम
डॉक्टर आए या तो फिर हॉस्पिटल तक हम उसे पहुंचा या डॉक्टर की ट्रीटमेंट मिले, तब तक हम उसे कैसे जिंदा रख सके, कैसे उसको सर्वाइव कर सके और उसको ज्यादा नुकसान ना हो, उसको हम क्या ट्रीटमेंट दे सके, उसको कहते हैं फर्स्ट एड, हिंदी में प्रथम उपचार। तो फर्स्ट एड के प्रिंसिपल्स होते हैं कि एक तो पर्सन की जान बचाना और उसको सस्टेन करना, दूसरी बात कि उसको ज्यादा नुकसान ना हो वो ध्यान में रखना, और तीसरी बात कि उसको जो प्रॉब्लम हुआ है उसकी इम्प्रूवमेंट हो, ट्रीटमेंट ऐसे दे कि उसकी इम्प्रूवमेंट हो और उसको रिकवरी के लिए हम उसको कैसे उसको रिकवर कर सके उसकी जो प्रॉब्लम है उसको। तो नॉर्मली हमने आपने बताया कि जैसे अरुणा जी ने बताया कि हमें हॉस्पिटल जाना रहता है, डॉक्टर्स के पास जाना रहता है, तो हम किन किन चीजों में हम जाते हैं हॉस्पिटलाइजेशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है हमें, तब हमें मेडिकल एड चाहिए। लाइक एक्सीडेंट्स, कोई भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, स्मॉल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कभी कभी हार्ट ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है, ओके, ब्लड प्रेशर, देन कभी कभी हार्ट अटैक्स के होते हैं, तो कितने लोग बोलते हैं कि आप स्मॉल फिंगर पे एक ब्लड क्लॉट कर दो तो ओके, वो भी रिलीज करता है। शुगर किसी का बहुत सडनली डाउन हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वो टाइम ड्यूरेशन आप मिल जाए। डिजीज के बारे में बता रहे हो मैम, आप डिजीज के Okay. बारे में बता रहे हो, जैसे ब्लड प्रेशर डिजीज है, डायबिटीज एक डिजीज है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिकल एड। जैसे आपने पहले कहा एक्सीडेंट्स, यस एक्सीडेंट्स होते हैं, तो एक्सीडेंट्स में क्या क्या चीजें होती है? लाइक बर्निंग, लाइक Burning. एक्सीडेंट्स, कभी हम रोड पे जा रहे हैं, किसी को देखते हैं एक्सीडेंट्स हो गए, ओके, be बर्निंग small. होती है, ब्लीडिंग होता है, खून निकलता है। फिर कभी कभार एक्सीडेंट्स में नॉर्मल छोटे मोटे एक्सीडेंट्स, जरूरी नहीं रोड साइड एक्सीडेंट्स, घर पे भी होते हैं। कभी हम चलते चलते गिर जाते हैं तो फ्रैक्चर्स होते हैं। बोन क्रैक्स, हार्ट हेयरलाइन अटैक, फ्रैक्चर। यस, हार्ट अटैक वगैरह और ब्लड प्रेशर में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। तो मेजर 4 बीज है, ब्लीडिंग, बर्न्स, ब्रोकन बोन्स एंड ब्रीदिंग। सारी बीमारियां, सारे हेल्थ इश्यूज इन 4 चीजों में है। विल बी डीलिंग 4 बीज, विल बी लर्निंग टुडे, ब्लीडिंग, बर्न्स, ब्रोकन बोन्स एंड ब्रीदिंग। पहले हम ब्लीडिंग में जाएंगे। ब्लीडिंग यानी खून निकलना। खून, कभी भी आपको घर पे कुछ लगता है तो आप क्या करते हो? खून निकलता है तो आप क्या करते हो? फर्स्ट स्टेप, हल्दी लगाते हैं या फिर हल्दी दबा देते हैं। डेटॉल लगा देते हैं। हल्दी लगा लेते हैं। एंटीसेप्टिक क्लीनर से क्लीन करते हैं, लाइक डेटॉल है। देन मींस कवर करते हैं उसको। ओके, कवर करते हैं, डेटॉल लगाते हैं। और फर्स्ट इमीडिएट स्टेप, सपोज आपके पास फर्स्ट एड किट नहीं अवेलेबल है तो सबसे पहले क्या करोगे? पानी के नीचे रखते हैं उस चीज को। हल्दी कहते हैं वो दबा देते हैं, हल्दी लगा देते हैं। हाँ, ओके, पानी के नीचे रखोगे तो खून तो बहता जा रहा है, हमें खून को रोकना है। यहाँ पे सबसे अपना इमीडिएट स्टेप ये होना चाहिए कि हमको यहाँ पे खून को रोकना है। तो खून को कैसे रोकोगे? हल्दी लगा हल्दी लगा के छोड़ नहीं देते, उसको प्रेस करते हैं, यानी प्रेशर देना है। प्रेस। तो हमें ब्लड को स्टॉप करने के लिए उसको प्रेशर देना है। अब कितनी देर तक प्रेशर दोगे? मिनिमम 10 से 15 मिनट तक। और अगर बड़ा जख्म है तो कहाँ पे दोगे? जो उसकी एंड्स होते हैं ना, वहां पे उसको प्रॉपर ऐसे कुछ हैंकरचिफ या रुमाल जो भी अवेलेबल है आपके पास, उससे प्रेशर दोगे। अब कभी कभार पता है, अगर कांच की बोतल टूट जाती है, रास्ते में कहीं कांच गिर के, तो कांच अगर कोई भी फॉरेन बॉडी मैटर अगर एम्बॉस्ड हो गया अंदर जख्म के अंदर, तो आप क्या करोगे? अगर प्रेशर दोगे तो वो तो अंदर चला जाएगा, ब्लीडिंग स्टॉप भी तो करनी है। कांच तो के क्या टुकड़े को करोगे? पहले निकालने की कोशिश करेंगे। अगर वो ऊपर होगा तो तुम निकाल सकोगे, लेकिन अगर पूरा एम्बेडेड होगा अंदर आधा बाहर, तो निकालने जाओगे तो टूट जाएगा, तो आधा अंदर रह जाएगा। तो उसको तभी कुछ करना नहीं है। जो ऊपर के पार्टिकल्स तुम्हें दिखाई देते हैं उसको निकालना है, बट अगर जो अंदर है उसको निकालना नहीं है। उसको हम रिंग बैंडेज से रखेंगे, उसके ऊपर बैंडेज लगाएंगे। बैंडेजिंग हम आगे देखेंगे थोड़ी देर में। रिंग बैंडेज बनाएंगे, उसके बाद उसको प्रेशर देंगे।
और उसके बाद बैंडेजिंग करेंगे। आप सबके पास हैंकरचिफ है, आप सब लाए हो। हम बैंडेजिंग फर्स्ट एड में मैंने सबको स्क्वायर क्यों बोला, कोई बताएगा क्यों स्क्वायर मटेरियल मैंने बोला? स्क्वायर इसीलिए बोला ताकि आप उसको फोल्ड कर, या कोई बोलना चाहेगा? फोल्ड करने में इजी रहे। यस, स्क्वायर इसीलिए बोला, यूजुअली हम फर्स्ट एड में बैंडेजिंग के लिए कॉटन मटेरियल ही यूज करते हैं, कॉटन के अलावा कोई और मटेरियल यूज नहीं करते। कॉटन क्यों? बिकॉज कॉटन सॉफ्ट रहता है, बॉडी टच के लिए कंफर्टेबल रहता है, एंड कोई भी प्रॉब्लम, जख्म हो, ब्लीडिंग हो, ब्लड क्लॉट सोक लेता है, एंड पेशेंट कैजुअलिटी को ज्यादा हार्म नहीं होता वो। एंड जब उसको स्क्वायर से तुम डायगनली कट करते हो, जैसे ये स्क्वायर है, उसको आप अगर ऐसे डायगनली कट करते हो तो आपको ट्रायंगल शेप का बैंडेज मिल जाएगा। तो इसको हम ट्रायंगुलर बैंडेज बोलते हैं। 1 मीटर का कपड़ा लेना है, उससे उसको डायगनली कट करना है, तो आपको 2 ट्रायंगुलर बैंडेज मिलेंगे। और यूजुअली कॉटन का कपड़ा, अगर लोकल लैंग्वेज में आपको कहो, कोई गद्दे का कवर बनाते हैं ना, मादर पार्ट का कपड़ा बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में, वो ज्यादातर वो बैंडेजिंग के लिए वो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। आप सब अपने हैंकरचिफ निकालना और उसको ये फोल्ड करना ट्रायंगल शेप में, यानी ये आपका ट्रायंगुलर बैंडेज हो गया। ये आपका पॉइंट है और ये नीचे बेस है। इस पॉइंट को बेस पे लाओ, ऐसे। ये हुआ एक फोल्ड, उसके बाद वापस एक फोल्ड करो। इसको बोलते हैं ब्रॉड बैंडेज, यानी जहां जख्म का एरिया बड़ा रहता है वहां पे हम ब्रॉड बैंडेज इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद और एक फोल्ड करेंगे। ये हो गया नैरो बैंडेज। ये जहां पे जख्म का एरिया बहुत छोटे होते हैं, जैसे आंख है, कान है, फोरहेड है, यहाँ पे हम नैरो बैंडेज यूज करेंगे। इतना आया सबको समझ में? ठीक है, अब हमें नॉट बांधनी है। इसको बैंडेज तो बना ली, अब नॉट तो बांधनी चाहिए। कौन सी नॉट बांधेंगे? सबने कॉलेज में, स्कूल में गाइड किया रहेगा, स्काउट गाइड, तो वहां पे हमने रीफ नॉट सीखी थी। किसी को याद है? रीफ नॉट। हाँ, याद है किसी को? चलो आज हम सीखेंगे। ये जो बैंडेज है ना, इसकी 2 छोर है, एंड्स है, उसको लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज में ये बैंडेजिंग और ये नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे ये काम आएगी। ये 2 एंड्स है, राइट वाला हाथ लेफ्ट के ऊपर जाएगा, ठीक है, राइट वाला एंड लेफ्ट के ऊपर जाएगा। फिर राइट को ही ऊपर जो है उसको नीचे से निकालो। अब वो राइट वाला लेफ्ट हाथ में आ गया आपका, ठीक है। अब लेफ्ट में जो है एंड, उसको राइट के ऊपर डालो। अभी वो राइट में ऊपर है ना, वो उसी को ये वाले लूप से नीचे निकालो और उसको खींचो। फ्लैट नॉट होगी, देखो फ्लैट। अब कोई बोलेगा रीफ नॉट ही क्यों बांधनी है, नॉर्मल सादी नॉट क्यों नहीं बांध सकते? इसीलिए आप इसको खोलो, ये तुरंत खुल जाएगी। और ये फ्लैट है तो कहीं पे भी बैठेगी, चुभेगी नहीं। लेकिन आप जब ये 2 नॉट ऐसे बांधते हैं ना हम, तो वो कितनी हार्ड होती है, कड़क होती है, और खुलने में भी बहुत डिफिकल्टी होती है और वो चुभती है। तो यहाँ पे हमें कैजुअलिटी का ध्यान रखना है कि उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए हम रीफ नॉट बांधते हैं। हम और एक बार कोई बता रहेगा रीफ नॉट कैसे बांधना है? किसी को समझ आ गया? मैम फिर से एक बार बताइए ना, मुझे नहीं समझ है। ठीक है, ये 2 एंड्स हैं आपके,
राइट वाला, आप लेफ्ट ही हो राइट ही हो, क्या है? राइट है मैम। हाँ, तो राइट ऊपर ले लो, उसको नीचे से निकालो, एक गांठ बांधी, राइट वाला छोड़, जो एंड है वो लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट को राइट के ऊपर रखो और उसी को नीचे से निकालो और खींच दो। आया समझ में? ओके मैम। ठीक है, तो ये हो गई बैंडेजिंग, ब्रॉड बैंडेज, ओपन बैंडेज बोलोगे तो ओपन पूरा ट्रायंगल, फिर ब्रॉड बैंडेज हमने देखा और नैरो बैंडेज देखा और नॉट भी सीख ली। ठीक है, और मैंने बताया था जैसे कि अगर कोई कांच के टुकड़े या खिले अगर जख्म में लग गए हैं तो हम रिंग बैंडेज कैसे बनाएंगे। वेरी सिंपल, नैरो बैंडेज बना लो और उसको एक एंड यहाँ पे ला दो एक हाथ में और उसको राउंड एंड राउंड करो। तो ये जो होल होता है यहाँ पे, ये डिपेंड करता है तुम्हारा जख्म कितना बड़ा है। आया समझ में? ये दिख रहा है आपको? वैसे हम रखेंगे, सपोज यहाँ पे लगा है तो मैं पहले ये रखूंगी, फिर उसके ऊपर नैरो बैंडेज बांधूंगी। जो साइज कांच की या खिले की जो भी फॉरेन बॉडी अगर अंदर घुसी हुई है उसके हिसाब से, उसकी साइज के हिसाब से, उसकी विड्थ के हिसाब से हम ये रिंग बैंडेज बनाएंगे और फिर उसके ऊपर नैरो बैंडेज बांधेंगे। ऐसे रख के फिर ये बैंडेज बांधेंगे। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को सपोज मेरे को एक राइट आंख में प्रॉब्लम है या यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मेरी एक्सीडेंट हो गई या थायराइड की वजह से किसी की कभी कभार आई बॉल भी बाहर आ जाती है, तो मैं क्या करूंगी, एक नॉर्मल बैंडेज लूंगी, नॉर्मल कॉटन या रुमाल ऐसे लूंगी, पहले उसको कवर करूंगी, फिर ये बैंडेज बांधूंगी। इसका मिडिल पार्ट है वो आंख पे लेके आऊंगी, फिर क्रॉस करके आप जब 1 मीटर का कपड़ा लोगे ना तो आपकी बैंडेज है ना लंबी होके आगे आएगी। फिर ये नॉट, रीफ नॉट बांध दूंगी पीछे से, मैं आप लोगों को आगे से दिखाती हूँ। आया समझ में? ऐसे फिर रीफ नॉट बांधना है। अगर फोरहेड पे है तो फोरहेड पे ऐसे बांधना है, और अगर पूरा सर है, रोड एक्सीडेंट्स में कभी कभार पूरे सर किसी के ब्रेन डैमेज होते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो उसको ये पूरा ओपन बैंडेज करके हेमलाइन फोल्ड करके पूरा ऐसे फोरहेड पे लेके आना है और फिर बांधना है। आपको समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ये ब्लीडिंग की पार्ट है। बाद में ये अगर आपके पास कोई फर्स्ट एड किट नहीं है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकना है 10-15 मिनट तक, और उसको खोल के बार बार नहीं देखना है कि खून रुक गया है कि नहीं। अब क्यों नहीं देखना है, आपके बॉडी में पता है आर्टरीज एंड वेन्स है, वेन से ब्लड पास होता है, वो है ना पाइप की तरह होते हैं। जैसे कि आप घर पे अगर पानी का पाइप लगाते हो, पानी का नल चालू करो, पानी पास हो रहा है, वैसे ही खून पास हो रहा है। पानी के पाइप के ऊपर पैर आप रख दो तो क्या होगा, पानी नहीं आएगा। वैसे ही आप प्रेशर दोगे तो ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार खोल के देखते हैं तो क्या होता है, तभी स्टार्ट में अगर पानी के पाइप से मैंने पैर उठाया तो क्या होगा, ब्लीडिंग वापस स्टार्ट हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, फोर्सफुली पानी चालू हो जाएगा। तो जो ब्लड फ्लो रुकने के लिए हमने रखा था, लेकिन हम जब बार बार खोल के देखते हैं तो ब्लड फ्लो और फोर्सफुली आता है। इसीलिए उसको मिनिमम 10 से 15 मिनट तक प्रेशर दे के रखना है। इसके लिए अगर बैंडेज नहीं आ रहा है तो प्रेशर दे के रखो, इसलिए फिर बांध के रखो, उसको खोल के मत देखो। ठीक है। और अब आपके पास फर्स्ट एड किट है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने हाथ को वॉश करोगे, ग्लव्स होंगे तो ग्लव्स पहनोगे, फिर आप वुंड को क्लीन करोगे। क्लीन करोगे तो कैसे, किसके साथ करोगे, सेवलॉन डेटॉल के साथ, एंटीसेप्टिक लोशन के साथ। बट डेटॉल कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाना है, उसको पानी में
डाइल्यूट करना है, रेशियो होगा 1:20. 1 drop of Savlon or antiseptic lotion to 20 drops of water. That would be the ratio of antiseptic lotion जो आप इस्तेमाल करोगे. और आपके पास आप ग्लव्स नहीं यूज करोगे तो जैसे कि फोसेप होता है, आपको पता रहेगा कि हर किसी के पास फोसेप रहता है. किचन में जैसे हम तुमको चिप्या बोलते हैं, वैसे भी मेडिकल में तुमको उसको छोटा चिप्या आता है, उसको फोसेप बोलते हैं. तो उससे आप पकड़ के इस्तेमाल कर सकते हो. कॉटन है, कॉटन से क्लीन करना. एक बार आपने कॉटन लिया हाथ में, एक बार वो उनको क्लीन सेवलॉन में डिप किया, क्लीन किया एक बार, बस उसको फेंक देना है. दोबारा वही कॉटन इस्तेमाल नहीं करना. क्यों? बिकॉज एक बार तो मैंने डेटॉल में डिप करके इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ की तो मिट्टी निकाल दी, वापस उसी गंदे को मैं वापस डेटॉल में डिप कर रही हूँ और वापस उसी गंदे को मैं क्लीन कर रही हूँ. तो एक बार डिप किया, एक बार ही लगाया, उसको फेंक दिया. पहले बाहर का, जख्म के बाहर का एरिया क्लीन करना है, फिर अंदर का. हम बाहर से अंदर जाएंगे. आ रहा है ना सबको समझ में? ठीक है. उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के, क्रीम भी तुमको गॉज पीस पता है, झाली वाली पट्टी रहती है, व्हाइट कपड़े की पट्टी आती है झाली वाली, उस गॉज पीस पे आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओगे और वो वूंड पे लगा के फिर आप पेपर टेप से उसको कवर करोगे. कभी भी जहां जख्म है उसके ऊपर पेपर टेप नहीं लगाओगे आप, जख्म के साइड में आप पेपर टेप लगाओगे. ओके. ये अपना ब्लीडिंग चैप्टर क्लोज हो रहा है. ब्लीडिंग में कोई डाउट हो तो पूछना, फिर हम आगे बढ़ते हैं. मैं ये समझ रही हूँ सबको ब्लीडिंग समझ में आ गया है, तो हम आगे जाते हैं. हम आगे करेंगे बर्न्स. बर्न्स यानी जलना. अभी कोई आप जल जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? सिल्वर एक्स. पानी के नीचे हाथ ये रखते हैं, यस, टैप के नीचे. टैप के नीचे पानी में ही हाथ रखना है. उसके अलावा ना ही कोई बर्फ लगाना है, ना ही कोई आइस वाटर डालना है, ना ही कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है. सबसे पहले अगर नॉर्मल जले हो हाथ या ऐसे, अब अगर आप बकेट पानी का कोई वेसल लेके बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, वरना फिर आप रनिंग वाटर के नीचे बैठ जाओ. यहाँ पे भी सेम है, बार बार पानी में से हाथ निकाल के नहीं देखना है. शाम के टाइम पे जब दुकान वाले, या पता है गांव में घर के बाहर तुम पानी छिटकते हो, वो कब शाम को छिटकते हैं जब सूर्य पूरा ढल जाता है, वो अंदर की हीट बाहर आती है. जब तुम पानी में हाथ रखते हो फिर बाहर निकालते हो वापस वो अंदर की हीट. बिकॉज जब बर्न्स होते हैं, जब आप जलते हो ना, आपको लगेगा ऊपर सिर्फ इतना ही बर्न है, लेकिन स्किन में अंदर डीप कितना जला हुआ है वो नहीं पता. जो डॉक्टर बोलते हैं ना 90%, 80% बर्न, 60% बर्न, वो एरिया नहीं, अंदर डीप भी कितना बर्न है वो नहीं पता रहता. हमें तो लगता है इतना ही जला हुआ है, चल ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर जला कितना रहता है वो नहीं पता. इसीलिए पानी में हाथ भी कम से कम 15 मिनट तक रखना चाहिए. उसको बार बार तुम निकाल के देखोगे तो अंदर की हीट ऊपर आएगी. इसी वजह से फोड़े होते हैं. फिर वो कहावत है ना, सब लोग बोलते हैं पानी में हाथ डालते हैं तो फोड़े हो जाते हैं, वो इसी कारण से होते हैं. बिकॉज तुम उसको बार बार निकाल के देखते हो, उसको पूरा ठंडा होने नहीं देते. और अगर बाई चांस फोड़े हो भी गए हैं तो उसको कभी फोड़ना नहीं. तुम उसको फोड़ोगे तो पानी जो अंदर प्लाज्मा फ्लूइड रहेगा वो बाहर आएगा, वुंड ओपन हो जाएगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे. इसीलिए उसको ऐसे ही रहने देना, वो अपने आप थोड़े दिन में बैठ जाएगा और वो स्किन का लेयर बन जाएगा. ठीक है. तो हमने क्या देखा यहाँ पे, उसको पानी से ठंडा करना है. अगर जले हैं तो पानी से ठंडा करना है. दूसरी बात, उसको यहाँ पे कूल उसके पानी से डाला, ठंडा किया, फिर उस जख्म को खुला नहीं रखना है, तो उसको कवर करना है और फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है. तो बर्न्स में है ना 3 मेन चीजें हैं, 3 C's, कूल, कवर एंड कैरी इज द ट्रीटमेंट. और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या नहीं करना. एक तो आइस नहीं लगाना, ठंडा पानी नहीं लगाना है. दूसरा है कोई ऑइंटमेंट यूज नहीं करना है.
तीसरा है जलने पे अगर कोई कपड़ा चिपक गया है बॉडी पे या स्किन पे तो उसको निकालना नहीं है। क्यों नहीं निकालोगे कि जब तुम निकालने जाओगे उसको तो उसके साथ हो सकता है तुम स्किन का लेयर भी निकालो। तो जो जैसे है उसी को वहीं छोड़ दो, उसको निकालो मत। ठीक है, कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाना। ब्लिस्टर्स को ब्रेक नहीं करना। हो गए ना, 5 डोंट्स हो गए। और अगर कोई पर्सन जला है, जलने के बाद वो अनकॉन्शियस हो गया है यानी वो होश में नहीं है, तो उसको कभी भी मुंह से पानी मत पिलाना, कुछ भी मत देना। और अगर इंसान होश में है तो उसको आप मुंह से थोड़ा पानी पीने दे सकते हो। 3 C's and 5 don'ts, इतना याद रखना। और समझो किसी के इंसान पे कोई जल गया है, वो भाग रहा है, तो आप उसको कैसे बचाओगे? कंबल डाल देते हैं, कवर कर देते हैं। बराबर है, कंबल डाल के कवर करोगे। बट कैसे जाओगे आप उसके पास दौड़ते हुए कंबल डालने जाओगे, आगे से जाओगे तो वो तुम्हारे पास आएगा। बिकॉज जब इंसान चलता है ना तो उसको तो ऐसे ही लगता है कि कोई मुझे बचा लो। तुम आगे से जाओगे तो वो तुम्हें ही घेर लेगा साथ में, इसीलिए उसके पीछे से जाओगे, उसको धक्का दोगे, नीचे गिराओगे, कंबल उसके ऊपर डालोगे एंड उसको रोल करोगे। यानी स्टॉप, कवर एंड रोल। और जब हम बर्न्स को कवर करते हैं, छोटे मोटे बर्न्स को, जैसे पानी में तुमने हाथ डाला, कवर कर लिया, फिर भी जख्म है, डॉक्टर के पास जाना है, कपड़ा अंदर लगा हुआ है, तो उसको कवर कैसे करोगे? कोई भी फ्रेश कॉटन लिनन के कपड़े में, प्योर धोया हुआ कोई भी कॉटन का कपड़ा, उसको लूज बैंडेजिंग करनी है। जैसे कि कपड़े की थैली चलेगी, तकिए का कवर चलेगा। अगर बॉडी में कहीं पेट पे बर्न है, उस पेट या छाती पे जला हुआ है, तो उसको तो आप नल में नहीं डालोगे। अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा और पानी की टंकी है तो उसमें डाल दो, मतलब स्टील की भरी हुई है। अगर वो नहीं है तो आप नैपकिन लेना, उसको गीला करके उस पे डालना, जब तक फिर वो गर्म हो जाए वापस उसको चेंज करके दूसरा रेडी रखना, दूसरा डालना। ये सारी चीजें हमें डॉक्टर और मेडिकल हेल्प मिलने तक हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तकिए का कवर है, कपड़े की थैली है, कॉटन की चादर है। अगर चेस्ट और फ्रंट एरिया, बैक एरिया में ऐसे हो तो आप कॉटन की चादर ले सकते हो, बट वो धोई हुई, क्लीन और साफ होनी चाहिए। ठीक है, बर्न्स आ गया सबको समझ में? सो हम तीसरे टॉपिक पे चले। ब्रोकन बोन्स यानी फ्रैक्चर। आप बताओ, कोई पता कैसे चलेगा कि फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं? आप मूव नहीं कर पाओगे और इमीडिएटली स्वेलिंग आ जाएगी। राइट। और क्या होता है? मैम बोन अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है, पता चल Yes. जाता है हमको। डिसलोकेशन ऑफ बोन, यस। डिफॉर्मिटी हो जाती है, जैसे कि सपोज ये फिंगर स्ट्रेट है, ये वाली फिंगर मेरे को यहाँ पे देखो डिफॉर्मेशन है, शेप है वो अलग रहेगा, एक बोन का शेप अलग हो जाएगा, दूसरे बोन का शेप अलग हो जाएगा। और जैसे हाथ उतर जाना बोलते हैं, उसको डिसलोकेशन बोलते हैं। टेंडरनेस यानी सॉफ्टनेस, जहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, हड्डियों के टुकड़े भी होते हैं, तो उसमें है ना आवाज आती है, क्रिप्टिस साउंड। जैसे आप 2 नाखूनों को आप घिसोगे ना तो जो आवाज आती है वैसी आवाज आएगी। आप उसको, उस पार्ट को हाथ भी लगाओगे ना तो वो इंसान को बेर नहीं होगा, वो चिल्लाएगा। ठीक है, स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस
कभी कभार वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है तो वो है ना पूरा काला भी हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक्सरे करवाएंगे। अरे एक्सरे करवाने के पहले 2 पट्टी लेके उसको बांध देंगे। यस, पट्टी लेके उसको बांधेंगे। सबसे पहले तो उस पार्ट को हम हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसको रेस्ट देंगे। स्केल दोनों तरफ से लगा के उसको हल्का बैंडेज करेंगे। हाँ, जैसे कि इन्होंने अभी बोला चंद्रा जी ने कि स्केल लगाएंगे। स्केल यानी स्प्लिंट है। आजकल रेडी स्प्लिंट मिलते हैं, पहले के जमाने में रेडी स्प्लिंट नहीं मिलते थे। और अगर आप रास्ते पे या कहीं हो तो स्प्लिंट यानी क्या रहता है, कोई भी हार्ड चीज, अगर सपोज ये मेरी फिंगर है तो मैं पेन या पेंसिल लूंगी, उसको यहाँ पे रखूंगी ताकि मैं और इसके साथ मैं बैंडेज बांधूंगी ताकि ये मेरी उंगली को मैं हिला नहीं पाऊं। और सपोज मेरा अपर आर्म है, जैसे कि डिसलोकेशन, हाथ उतर गया है, ऐसे कुछ है, तो मैं किताब या न्यूज़पेपर लूंगी जिसको फोल्ड करके मैं इधर रखूंगी और इसके साथ मैं हाथ को बांधूंगी। और इस केस में मैं हाथ को अपर बॉडी के साथ बांधूंगी पूरा। अगर थाइज है तो थाइज के बीच में भी तुम कपड़ा या कुछ रखोगे या स्प्लिंट रखोगे, स्केल है, न्यूज़पेपर है, जो तुम्हारे पास तभी अवेलेबल हो वो चीज इस्तेमाल करके दोनों पैरों को, दोनों थाइज को तुम साथ में बांधोगे। जैसा एरिया वैसा तुम स्प्लिंट यूज कर सकते हो। रबर है, पेंसिल है, पेन है, कभी कभार बैंडेजिंग के लिए तुम बेल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, दुपट्टा है, जो तुम्हारे पास अवेलेबल हो, इम्प्रोवाइज करके उसको यूज करना है। चलिए, ये तो हमने रेस्ट देखा। फिर स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग के लिए हम क्या करेंगे? घर पे सूजन हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हल्दी लगाते हैं। हाँ, हल्दी और बर्फ, हाँ आइस, आइस, आइस। सो आइस का कंप्रेस देंगे हम, जैसे कपड़े में बांध के आइस लगाएंगे। और RIC कंप्रेस किया। फिर एलिवेट, जहां पे लगा है, जहां पे फ्रैक्चर हुआ है, उस एरिया को हार्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे ताकि ब्लड फ्लो रुके नहीं, स्वेलिंग कम हो जाए। और अगर तुम हो वहां पे पास में और कोई है, तुम खुद को हुआ या किसी और को हुआ है, सबसे पहले तो अगर उस चीज आजू बाजू, अगर मैंने अभी सपोज हाथ में हुआ है तो फिंगरिंग है, वॉच है, वो सब मैं निकाल दूंगी तुरंत ही, ताकि स्वेलिंग हो तो मुझे वो प्रॉब्लम ना हो। स्वेलिंग होगी तो वो चीजें भी अटक जाएगी, फिर वो निकलेगी नहीं तो और प्रॉब्लम होगी। तो पहली बात तो वो सारी चीजें निकाल देनी है तुरंत ही, स्वेलिंग होने से पहले। उसके बाद जैसे उस पार्ट को हिलाना नहीं है, स्प्लिंट से उसको संभालना है, उसको मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करनी है, आइस का कंप्रेस लाना है और एलिवेट करना है। इसको हम याद रखेंगे राइस से, RICE, रेस्ट, आइस, कंप्रेस एंड एलिवेट। ये तुम्हें पता नहीं है कि सिर्फ मुड़ गया है, कि फ्रैक्चर हुआ है, कि क्या हुआ है, स्प्रेन हुआ है, तुम बस ये कंसेप्ट ही यूज करना, राइस। वर्स्ट में वर्स्ट सिचुएशन ये सोच लेना कि फ्रैक्चर हुआ है और राइज करना। अभी जैसे सपोज मेरा हाथ उतर गया तो मैं क्या करूंगी? बैंडेजिंग करना है, मुझे हाथ को तो हिलाना नहीं है। तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर बैंडेज है मेरा, 2 एंड है। एक को मैं यहाँ पे, एक एंड को मैं इस गले तक लाऊंगी यहाँ पे, और ये पूरा जो ओपन है उसको मैं अपना हाथ लगाऊंगी, हाथ रखूंगी ऐसे। ये बैंडेज छोटी है मेरे पास, आया समझ में? ऐसे होगा और ये नॉट पूरा एंड आएगी और यहाँ पे हम रीफ नॉट बांधेंगे। और सपोज सिर्फ कलाई में है तो हम ब्रॉड बैंडेज बांधेंगे। फिर ऐसे रखोगे तुम,
फोरआर्म में फ्रैक्चर है या हाथ ऐसे है ना, तो ये, और गले के साथ तुम ऐसे बांधोगे। जिस हाथ में लगा है उस तरफ नॉट नहीं आएगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉट आएगी और रीफ नॉट ही आएगी। और कहाँ आएगी? यहाँ पे जो खाली खड्डा है, देखो सब लोग हाथ लगाओगे, यहाँ पे खड्डा है, तो वो नॉट खड्डे में बैठेगी ताकि वो वहां पे फिट रहेगी और किसी को चुभेगी नहीं। जैसे एरिया है वैसे आप बैंडेज बांधोगे। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्चर। इसमें कोई डाउट है? मैं बहुत शॉर्ट करके तुमको बता रही हूँ, बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं इसमें, डीप में, बट उतना कवर करना बहुत मुश्किल है और प्रैक्टिकली दिखाना भी बहुत मुश्किल है। बट अगर यहाँ तक सबको समझ में आया, बिकॉज आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं हम। ओके, फिर आगे हम जाएंगे ब्रीदिंग पे। अब अभी ब्रीदिंग क्या है, क्यों है, ब्रीदिंग में क्या प्रॉब्लम्स होती है, आप में से कोई शेयर करना चाहेगा तो बताइए। ब्रीदिंग की वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स होती है? अस्थमा। ओके, पहले तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं हम। सांस कब नहीं आती? सबको पता है, हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ब्लड में पास होता है, ब्रेन में जाता है। जब सांस नहीं मिलती तो सारी प्रॉब्लम्स, ब्लड फ्लो नहीं होता, ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचता और सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है फिर। तो ब्रीदिंग कब नहीं ब्रीदिंग के इश्यूज कब होते हैं, प्रॉब्लम्स कब क्रिएट होती है? अपनी बॉडी में गले में दो पाइप है, एक विंड पाइप है और एक फूड पाइप है, यानी एक खाने की नली है और एक हवा की नली है, जहां से हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, हवा अंदर जाती है और बाहर निकलती है। तो जब विंड पाइप ब्लॉक्ड होती है तब हमें ब्रीदिंग के इश्यूज होते हैं, बिकॉज विंड पाइप ब्लॉक होने की वजह से हमें ऑक्सीजन नहीं ले पाते। ऑक्सीजन नहीं ले पाते तो ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलता और उसी वजह से सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अभी विंड पाइप में ब्लॉकेजेस किन किन कारणों से आती है? कभी कभार हम ऐसे एक रूम में बंद हो जहाँ पे काफी सारे लोग हो तो सफोकेशन होने लगता है हमें, और हमने टाइट क्लोथिंग पहनी रहती है। कभी कभार टाइट इनरवेयर होते हैं या तो फिर दुपट्टा गले में लटका हुआ रहता है। कभी टाई बांधते हैं तो वो भी टाइट होता है। कॉलर के बटन्स लगाते हैं, काफी सारी रीजन है। कभी खाना खाते खाते हम बात भी करते हैं, तो कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं तो बात करते करते फिर वो कोई बोन, हड्डी अटक जाती है गले में। ऐसे काफी सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमें विंड पाइप में सांस लेने, वी कांट ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो तब हमें क्या करना चाहिए? कोई लोग, अगर बॉम्बे में आप ट्रैवल करते रहोगे तो देखोगे कि बॉम्बे में ट्रैवल करना मतलब गर्मी की सीजन में इतनी रश होती है तो कहीं दुपट्टा गले में अटक जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा और वहीं सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो क्या करना है तब? सबसे पहले सबसे पहले उसके गले से दुपट्टा हटाना होगा। हाँ, कहीं भी दुपट्टा हो या टाई हो, कुछ भी हो, तो एयरवे क्लियर करना है। यानी अगर कुछ गले में, छाती में, कमर में उन्होंने अगर बेल्ट पहना है, कुछ टाइट क्लोथिंग पहनी है, टाइट इनरवेयर है, उन सबको लूज करो। और अगर ऐसे कोई बेहोश हो जाता है ना तो सब लोग पहले इकट्ठा हो जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, उन सबको दूर करो, हवा आने जाने दो। उसको खुली हवा में रखना है। हाँ, खुली हवा में रखो, हवा आने जाने दो। उनके इनरवेयर्स, क्लोथिंग टाइट, अगर कुछ भी गले में टाई पहना है, कफलिंग्स है, कॉलर बटन्स है, वो सब लूज करो। कफलिंग्स है वो भी लूज करो, बटन्स वगैरह सब। ठीक है, उसके बाद ये सब किया फिर भी चलो वो ठीक है। कुछ लोग तो ये सब करने के बाद भी नहीं आते होश में, तो हम क्या करेंगे? माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। पानी थोड़ा डालते हैं। करते हैं ना, स्प्रिंकल करते हैं पानी। हाँ, उसके पहले माउथ टू माउथ ब्रीदिंग।
अरे वो होश में नहीं आ रहा है, बट मैंने कहा माउथ टू माउथ ब्रीदिंग तो तब देंगे जब वो सांस नहीं ले रहा है ना। पहले मैंने तो कहा कि वो होश में नहीं है बट वो ब्रीदिंग तो कर रहा है ना। तो हम क्या हार्ट के पास हल्के हाथ से कंप्रेस करेंगे? मैम वो अरुणा जी, वो हार्ट कंप्रेशन तो वो तो अनकॉन्शियस होगा, उसके पल्स भी नहीं मिलेंगे तब की बात है। उसको बिठा देंगे। ओके लता जी, हेलो लता जी, हाँ जी, आप कहाँ रहते हो? हम संभाजी नगर, मुंबई में? औरंगाबाद। अच्छा, औरंगाबाद में रहते हो। आज आपने खाना बनाया है? हाँ जी, बना है। अच्छा, लता जी ने मेरे सवालों का जवाब दिया, तो वो कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है? कॉन्शियस में। कॉन्शियस है। तो वैसे ही उसी पर्सन को, कैजुअलिटी को हम पूछेंगे, उसको गाल पे मारेंगे, उसको पूछेंगे ना कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, वो जवाब देगा तो ठीक है ना, वो कॉन्शियस है। अगर वो जवाब नहीं दे रहा है तो उसको उसके शोल्डर जोर से हिलाओ, उसके गालों पे मारो, और ऐसे नहीं, ऐसे प्यार से मत मारना, थोड़ा ज्यादा जोर से मारना, फिर थोड़ा जोर से मारना, और उसको पूरा शेक करना। पहले तो उसको पूछो, मुंह से ही पूछो, नाम पूछो, तुम्हारा नाम क्या हुआ है। अगर वो डायबिटिक पेशेंट होगा तो उसके तो डायबिटिक होगा तो उसके पास कुछ गोली वगैरह होगी, या शुगर की क्या बोलते वो, चॉकलेट्स वगैरह ऐसे कुछ होगी, तो वो उसको दो। अगर वो बोल पाएगा उसको क्या प्रॉब्लम है वो है, तो वैसे ट्रीटमेंट करना। अगर वो नहीं बोल पा रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, उसको हिलाने के बाद भी, उसको शेक करने के बाद भी, उसके गाल को, यहाँ ये बहुत सेंसिटिव पार्ट रहता है, उसको पिंच करना। पिंच करने के बाद भी अगर वो जवाब नहीं दे रहा है तो फिर आप उसको पहले चेक करना कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही, और चल रही है तो कितनी चल रही है और नहीं चल रही प्रॉपर। फिर पूरा, अगर वो फिर भी जवाब नहीं दे रहा तो पूरा उसको चेक करना पड़ेगा। अब पता कैसे चलेगा सांस चल रही है कि नहीं चल रही है? नोज के आगे हाथ रख के भी देख सकते हैं, और उसके नब पे को भी हाथ लगा के देख सकते हैं। नोज पे हाथ लगा के हमें पल्स के बारे में पता चलेगा, बट नोज के पास सामने ला करके भी हम तो देख हमारे सकते हैं कि पास कितनी चल रही है। हाँ, नोज के पास ये है ना, गाल अपने बहुत सेंसिटिव रहते हैं। एक तो बात तो उसके, जो इंसान अगर सांस ले रहा होगा ना, उसका है ना चेस्ट या स्टमक ऊपर नीचे होगा, ठीक है। हम सांस लेते तो सबके चेस्ट या स्टमक ऊपर नीचे होता है ना, तो वी लुक। और जब ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है तो सांस की आवाज भी आती है। लिसन एंड फील। फील यानी जब सांस, आप सब लोग ऐसे हाथ रखो, यहाँ पे फील करो, एक गर्म हवा निकलेगी, तो लुक, लिसन एंड फील। उसके लिए ये सारी तीनों चीजें आप 5 सेकंड में देखना है। उसका स्टमक ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है कि नाक से सांस आ रही है कि नहीं, और उसकी वार्म फील हो रही है कि नहीं, सुनाई दे रही है कि नहीं। लुक, लिसन एंड फील 5 सेकंड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर उसकी सांस चल रही है लेकिन बहुत स्लो चल रही है या फिर भी चल रही है, तो उसको हम रिकवरी पोजीशन में लाते हैं। अगर आप सबको ये सेशन पसंद आया और आगे अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे रिकवरी पोजीशन, इस पे यहाँ पे बताना बहुत डिफिकल्ट है, उसको हम रिकवरी पोजीशन में लाते हैं। रिकवरी पोजीशन ऐसा दिखता है जैसे कि हम है ना उल्टे लेटे हो, एक पैर सीधा रहता है और एक पैर 90 डिग्री फोल्ड रहता है एल शेप में, वन साइड पे, वैसे रिकवरी पोजीशन है। और अगर उसकी ब्रीदिंग नहीं हो रही है, सो देन अरुणा जी ने जैसे कहा था, उसको हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे। बट उसके पहले हमें ये देखना है कि उसके मुंह में कुछ अटका हुआ है कि नहीं, या तो फिर उसको कभी कभार फिट आ जाती है तो किसी के टंग भी नीचे गिर जाती है। तो आप एक कपड़ा लोगे हाथ में, उसके मुंह क्लियर करोगे, पहले उंगली डाल के आप मुंह क्लियर करोगे। उसके लिए गले को थोड़ा टिल्ट करोगे ऐसे, फिर उसके नाक को पिंच करोगे और ऐसे मुंह खोल के, उसके मुंह खोल के पूरा क्लीन करोगे। फिर उसको एक कपड़ा उसके मुंह में रख के, मुंह के ऊपर रख के अपने
डीप ब्रेथ लेके उसके गले में, उसके मुंह में आप सांस दोगे, दैट इज माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने के बाद अगर उसकी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग से फिर सांस जब तक देनी है जब तक वो नॉर्मल पर्सन होश में ना आ जाए या उसको मेडिकल एड ना मिल जाए, और उसके बाद उसको रिकवरी पोजीशन में डालना है। एंड वो होश में नहीं आता, ब्रीदिंग उसकी चल रही, पल्स नहीं चल रहे उसके, सपोज पल्स भी चले गए। पल्स सबको पता है कैसे चेक करते हैं? अपने थंब के यहाँ पे 3 उंगलियां डाल के, हाँ, चेक करके अगर वो भी बहुत लो है तब आप पूरा पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, उसको जरा भी कोई उसके आप ना ही रिस्पॉन्स दे रहा है ना ही कुछ दे रहा है, तब आप उसको सीपीआर देते हैं। सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। उसमें 2 क्विक ब्रेथ्स देने हैं पहले, उसके बाद 30 कंप्रेशंस देने हैं। 30 कंप्रेशंस कहाँ देते हैं? जहां पे बॉडी का मिडिल पार्ट, और आप जब अपने बॉडी के 2 निपल्स को ज्वाइन करोगे और मिडिल लाइन ड्रॉ करोगे तो मिडिल पॉइंट जो आता है वहां पे कंप्रेशन देने हैं। टू क्विक ब्रेथ्स 30 कंप्रेशन, 2 क्विक ब्रेथ्स 30 कंप्रेशन। 1 सेकेंड का भी गैप नहीं होना चाहिए, और ये कंटिन्यू करते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है जब तक डॉक्टर नहीं आए। आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो। जब तक वो होश में आ जाएगा, वो होश में आ जाए, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, फिर आप उसको रिकवरी पोजीशन में रखो। क्या करना मैम? 2 क्विक ब्रेथ्स देने हैं माउथ टू माउथ, फिर उसको 30 कंप्रेशंस देने हैं। कंप्रेशंस ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, फिर ही आप दे पाओगे। फिर 2 क्विक ब्रेथ्स 30 कंप्रेशंस, 2 क्विक ब्रेथ्स 30 कंप्रेशंस। 1 मिनट में आपके 100 कंप्रेशंस होने चाहिए, वो स्पीड होनी चाहिए तुम्हारी। ब्रीदिंग में इंपॉर्टेंट क्या किया हमने? पहले एयरवे क्लियर करना है गले का, तभी भी देखना है कि मुंह में कुछ अटका हुआ है कि नहीं। फिर ब्रीदिंग शुरू हो जाती, ब्रीदिंग चल रही है कि नहीं, एंड देन फिर सर्कुलेशन यानी ABC। अभी सपोज कि कभी खाना खाते वक्त गले में किसी का कुछ अटक गया, खांसी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली खांसी आ जाती है तो खांसी करने देने का, थपथपाते हैं। हाँ जी, पीठ थपथपाते। बट पीठ थपथपानी कैसी है? मैं आपको सिर्फ ये पिलो पे दिखाऊंगी। सबके बैक पे पता है 2 स्कैपुला बोन रहते हैं, हड्डी रहती है 2 एकदम, उसके बीच में आपका पाम आना चाहिए, और ये हाथ पूरा आपका ऐसे रहेगा, और पर्सन को आप थोड़ा बेंड करोगे आगे की तरफ, और उसके पीठ पे आप जोर से 3 बार थपथपाओगे। 1 2 3। हाथ ऐसे रहेगा, और ये एल्बो मेरा उठता नहीं है, एल्बो वैसे का वैसा ही है। 1 2 3। आपका दूसरा हाथ कैजुअलिटी के स्टमक के यहाँ पे रहेगा, उसको थोड़ा झुकाया हुआ। 1 2 3। ये एक बार में नहीं हुआ तो उसको रिपीट करना 2 बार, 3 बार, 4 बार। और सपोज अगर आप अकेले हो तो अपना नेवल है, नेवल और स्टर्नम बोन यहाँ पे सब देखोगे तो सबके यहाँ पे हड्डी है, यहाँ पे डायफ्राम रहता है ना, चेस्ट के नीचे डायफ्राम रहता है, वहां पे हड्डी है। तो डायफ्राम और नेवल के बीच में आपको नकल बनानी है ऐसे। पहले तो 2 फीट पैर के बीच में गैप रखोगे और नकल बनाओगे ऐसे। सब लोग खड़े हो जाओ। सब लोग दोनों पैरों के बीच में गैप रखो।
स्टर्नम और नेवल के बीच में ऐसे हाथ नकल बनाओ, अंगूठा रखो ऐसे, वो नकल अंगूठे वाला जो है ना वो इधर बीच में रखो, थोड़े से झुक जाओ, दूसरा हाथ ऐसे रखो, ऐसे देखो सब लोग। हाँ, अभी है ना क्या करना है पता है, अंदर पुश करना है हल्का सा और नीचे ABCD का J अल्फाबेट बनाना है, उल्टा J, नीचे से ऊपर, अंदर पुश और J, पुश करना और J करना है। ऐसे जोर से आप जब करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आएगा। अगर कोई नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो, और कोई हो भी तो भी अगर बैक ब्लो से नहीं हो रहा है तो ये एब्डोमिनल थ्रस्ट बोलते हैं इसको, उसके कैजुअलिटी के पीछे खड़े रह के आप ये कर सकते हो। जो पीछे हमने किया उसको बैक ब्लोस बोलते हैं और इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट बोलते हैं। आ गया सबको समझ में? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? अगर नहीं है तो मैं एक समरी बनाती हूँ पूरे सेशन का, उसमें हम वापस एक बार सारी चीजें आ जाएंगी। एक्शन चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम वो देखेंगे कि सपोज कुछ हुआ है कहीं पे भी, कैजुअलिटी है, एक्सीडेंट है, रोड साइड है, क्या है। सबसे पहले वहां पे जाके सर्वे करेंगे, आजू बाजू कोई हेल्प है तो हेल्प लेंगे, किसी को बोल देंगे। अकेले सब कुछ नहीं करना है, आजू बाजू वाले लोगों की हेल्प लेनी है, किसी को बोलना है एम्बुलेंस को फोन करो, किसी को कुछ चीजें लाने बोलनी है। फिर कैजुअलिटी को पहले पूछना है, अगर वो होश में है, जवाब दे सक रहा है तो आजू बाजू का एरिया सर्वे करना है कि क्या हुआ था। अगर सपोज कुछ ऊपर से ब्रिज वगैरह गिरा है तो सबसे पहले उस कैजुअलिटी को उस एरिया से तुम हटाओगे, या तो फिर वो ब्रिज वापस उसी के ऊपर गिर जाएगा, वापस गिरने के चांसेस होंगे तो उसके साथ तुम खुद भी जाओगे। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रखना कि दूसरों की जान बचाना है, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी जान बचानी है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो, प्रॉब्लम को बढ़ाने नहीं जा रहे हो। ऐसे हो गया कि उसको बचाने गए, तुम भी प्रॉब्लम हो गई, तुम्हें भी तकलीफ हो गई, किसी और को आना पड़ेगा अभी। तो अगर उस एरिया से उसको हटाने के बाद उसकी मेजर चीजें पहले क्या देखोगे तुम, वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। अगर वो अनकॉन्शियस है तो ब्रीदिंग या नॉट ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग चल रही है तो उसको रिकवरी पोजीशन में लाओ। अगर नॉट ब्रीदिंग देन माउथ टू माउथ रिससिटेशन, ठीक है। फिर उसको रिकवरी पोजीशन में लाओ एंड फिर पूरा प्रॉपर अनकॉन्शियस है, CPR, माउथ टू माउथ रिससिटेशन एंड देन रिकवरी पोजीशन। एंड उसके बाद बाकी की दूसरी इंजरीज के बारे में देखना आप। उसके बाद नेक्स्ट मेजर इंजरी आएगी ब्लीडिंग, बिकॉज ब्लड जाना नहीं चाहिए। ये होगा आपका एक्शन चार्ट। ओके, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। मैंने बहुत कॉम्पैक्ट करके उसको बनाया। पहली बार मैंने आई गेस 40-50 मिनट्स में ये सेशन कंप्लीट किया है, बिकॉज ये बहुत लेंदी है और बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अगर बाद में हम सीखेंगे कि बट थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी अगर आप अप्लाई कर सको तो आई विल बी रियली थैंकफुल। एंड आई होप सर मैंने सेशन आपके मतलब आपने जैसा सोचा था वैसे शायद हुआ हो, अच्छा हुआ। और कुछ अगर मिस्टेक हो गई हो तो आई एम सॉरी। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड लिसनिंग मी। थैंक यू।
थैंक यू जी, थैंक यू मोहिनी, बहुत थैंक यू मोहिनी जी। बहुत जानने सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। Thank you so much for such a thoughtful session, ma'am. थैंक यू। थैंक यू मोहिनी जी, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। थैंक यू जॉली जी। सुपर्ब मोहिनी, दिट इज परफेक्ट। Yes. और एक नया सब्जेक्ट था जो सबके लिए नया ही था और इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज ये सिचुएशन इमरजेंसी वाली कभी भी आ सकती है किसी की भी लाइफ में। वी ऑल आर हीलर्स, पर हीलिंग नहीं कर सकते सब जगह पे ना। सो दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स के कभी भी जरूरत पड़ सकती है। सो दिस इज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव जो था ये सब्जेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और जो लोग भी थैंक यू सर। आए उन सबको भी, बिकॉज आप सब लोग भी क्यूरियोसिटी से आए कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। दिस इज ऑल्सो ग्रेट, सुपर्ब। और अच्छा किया बुरा किया वो सब जजमेंट मत लो, बस एंजॉय करने के लिए करो। और जो भी नॉलेज, हमारा पर्पस यही है कि जो भी आता है जस्ट शेयर विदाउट एनी फियर एंड जजमेंट्स। तो फिर वो करते करते आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो इसीलिए हम ये स्टार्टअप ले रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, अब ग्रुप्स है इतने सारे ना, सब एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट करो, सेशंस लो, सेशंस दो। तो अंदर अंदर ऐसे करते रहोगे, बाहर काम कर पाओगे। आप लोगों को बोलने का भी एक अनुभव होगा। क्वेश्चंस पूछोगे, लोग आंसर करेंगे। दिस विल बी अ सपोर्ट सिस्टम। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं पे नहीं मिलता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे मिल रहा है तो बेनिफिट्स लो सब लोग। ओके, लोगों को भी सपोर्ट करो। जब लाइव हो रहा है यू कैन ज्वाइन, वो उनको भी मिलेगा एक कॉन्फिडेंस। ओके सर सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। कल लामा फेरा का सेशन रहेगा सर? कल लामा फेरा का नहीं है, कल दूसरा सेशन है। कल ये प्रतिभा जी एक करने वाले हैं। ओके। प्रतिभा जी थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए, आप क्या करने वाले हो? सर मेरा गुड मॉर्निंग और मेरा सर थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, तंत्र से रिलेटेड। जो लोग तंत्र के बारे में जानना चाहते हैं, आज तक हम लोगों को तंत्र से थोड़ा थोड़ा जो एक्चुअली है वो चीज एक्चुअली को बताई नहीं जाती है, डराया जाता है तंत्र के नाम से। और तंत्र के नाम से आजकल जो है वो बहुत लूट मच रही है, रिजल्ट नहीं देते हैं लोग। तो तंत्र को जिस तरह से इन लोगों ने फैला के गलत कर दिया है, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में रियलिटी बतानी है कि कहाँ से आया, उस तंत्र से फायदे क्या हैं और उस तंत्र से नुकसान क्या है, और तंत्र से हम क्या क्या कैसा कर सकते हैं। तंत्र में भी कई प्रकार है। तंत्र में जैसे यंत्र भी आ गया, मंत्र भी आ गए, तंत्र भी आ गए। उसमें भी बहुत प्रकार है, नाग संप्रदाय, अघोर संप्रदाय, गौर संप्रदाय, श्रीकुल, कौलकुल, काफी सारे उसमें पार्ट हैं, जैसे रूप होते हैं इस तरह से। तो हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है स्पिरिचुअलिटी में, और कैसे खुद को बचाते हुए और दूसरों की हेल्प करते हुए, इसमें सब तरह से आते हैं। हम अर्निंग भी कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम भी कर सकते हैं। बट सर जो एक लेडी के लिए है ना, वो एक चैलेंज होता है जेंट्स के कंपैरेटिवली। तो लेडीज को इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ना है, जो इंटरेस्टेड है, तो उसके थोड़े से मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि अपने आप को संभाल के तंत्र को कैसे जानना और कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि आजकल तंत्र के नाम पर बहुत लूट है और एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। तो अपने आप को बचाते हुए कैसे आगे बढ़ना है तंत्र में, इसका थोड़ा सा बेसिक मैं बताऊंगी सर। और उसके बाद किसी को इंटरेस्ट होगा तो फिर मैं आपके थ्रू आगे जा सकती हूँ, अदरवाइज तो फिर आपके ऊपर डिपेंड कर सकती हूँ। तो सर कल तो मैं मंडे को कर लूँ फिर? मंडे कितने बजे? यही 12 o'clock। ठीक है, तो मंडे को सोनाली विल डू मंडे। तो कल का जो होगा तंत्र का सेशन लेंगे प्रतिभा जी। तंत्र के बारे में डिटेल्स कल जानने को मिलेगी आप लोगों को। सो शी विल शेयर। और मंडे को सोनाली विल टेक अ सेशन। सोनाली विल शेयर अबाउट टैरो रीडिंग। सोनाली, व्हाट इज योर सब्जेक्ट? टैरो। यस सर, टैरो तो रीडिंग। टैरो के बारे में आप लोगों को सेशन मिलेगा, सी विल टीच। ओके, सो ग्रुप्स में अनाउंस कर दिया जाएगा, लिंक्स मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कल प्रतिभा जी का होगा 1 बजे होगा।
ओके मंडे को ओके सो ज्वाइन करिए सब लोग। सो एक अलग अलग चीजें भी आप लोगों को डेली सीखने को भी मिलेगी, एक अनुभव भी होगा। ओके कितने लोगों में डर होता है, एक लोगों के बीच बोल नहीं पाते, ये भी होता है, मतलब प्रोफेशनली ग्रो इसलिए नहीं हो पाते। तो ऐसे कुछ खुद परफॉर्म करोगे तो वो डर भी निकल जाएगा। ओके जब आप स्टार्ट करते हो, अभी रोज जो एक्टिविटी दी जा रही है ना, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो इसीलिए कि जानो अपने अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसमें से बाहर निकलोगे तो प्रोफेशनली ग्रो हो पाओगे ना फिर। सो एक्ट करना पड़ेगा सब चीजों के ऊपर ना। सो दिस इज ऑल्सो, इसको भी एक वर्कशॉप ही समझो कि डेली एक लाइक क्या बोलते हैं, मेला होता है ना, ये मेला ही चल रहा है अलग अलग सब्जेक्ट पे हम करेंगे बातें ना। सो दैट्स ग्रेट एवरीवन। थैंक यू सर। सर मेरी क्वेरी थी सर, जैसे मेरे पास अभी क्वेरी किसके लिए? मोहिनी के लिए है क्वेरी? सर मोहिनी सर, मोहिनी मतलब ने लामा पेरा को लेके है नहीं, आज टीचर मोहिनी है, यू कैन आस्क मोहिनी ओनली। ओके आज मैं टीचर नहीं हूँ, ओके सर। आई एम ऑल्सो ऑडियंस टुडे। ओके इसलिए मैं बोला नहीं ना, ये सबको मतलब यही प्लेटफॉर्म देंगे, जिस दिन जो टीचर होगा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आप उनसे ही करिए। ओके सर। ओके बाय। यस सर। यू कैन टेक्स्ट मी अगर कुछ वैसा क्वेश्चन है। ओके ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सो मच सर।